रस्म है जो कि अदा करना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो मैं दावत देती हूँ तारिक इब्रार साहब को कि वो डॉक्टर साहब का मुख्तसर सा तारुफ पेश करवाएं। जी तारिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। हम मेहमान शख्सियत डॉक्टर नासिर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनका वेलकम करते हैं कि उन्होंने बहुत कीमती टाइम दिया। इस वक्त भी वो क्लिनिक में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ज़्यादा बातें और ज़्यादा गुफ्तगू करने के बजाय मैं मेहमान स्पीकर का मुख्तसर तारुफ पेश करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर नासिर अली चौधरी का ताल्लुक़ जम्मू से है। आप इस वक्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से गुज़श्ता 2 बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर नासिर अली चौधरी ने 12वीं जमात रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू से पास करने के बाद मेडिकल एंट्रेंस में कामयाबी हासिल की और श्रीनगर के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS, स्किम्स सोरा से MD मेडिसन, मेडांटा गुड़गांव से DNB कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्रियां मुकम्मल करने के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की हैसियत से तैनात हुए। DNB की तालीम के दौरान डॉक्टर नासिर अली चौधरी को आलमी सतह के शोहरत याफ्ता कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बलबीर सिंह की सरपरस्ती हासिल रही, जिसकी बदौलत आपको एक माहिर कार्डियोलॉजिस्ट बनने में काफ़ी मदद मिली। डॉक्टर नासिर अली के 1.5 दर्जन से ज़ायद रिसर्च पेपर और नेशनल और इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में शाया हो चुके हैं। कोविड-19 के दौरान शानदार खिदमात के नतीजे में आपको मुतअद्दिद सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन से भी नवाजा गया है। आप अपनी अनथक मेहनत और खुदादाद सलाहियतों की बदौलत हार्ट से जुड़ी बीमारियों के माहिर के तौर पर शनाख्त बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपकी खिदमात को कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नासिर चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। जी आप हार्ट के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी अभी हमारे मॉडरेटर इमरान फरीदी साहब जो है आज के प्रोग्राम की कार्रवाई को संभालेंगे और इसके बाद हम जो है सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे। इमरान सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसमें जो आंसर सेशन शुरू होता था, लेकिन इसमें इंशाल्लाह हम डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर सेशन ओपन करेंगे। तो सामीन को इसमें क्वेश्चन और आंसर सेशन में पहले ज्वाइन करने से पहले मैं चाहूँगा कि मॉडरेटर्स में से पहले 2 या 3 सवालात इसी टॉपिक के रिलेटेड जो भी हो, ताकि एक इनिशिएशन हो जाए। तो मैं पहले गुजारिश करूँगा तारिक अबरार साहब से कि वो अपने क्वेश्चंस हमारे मेहमान स्पीकर के सामने रखें, तो इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू होगी। तारिक अबरार साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मेरा सबसे पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना क्या होता है, और ये अक्सर अचानक होता है। जब किसी शख्स को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके पास जो लोग मौजूद होते हैं तो उनको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए कि पेशेंट की जान बच सके। जी डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। हार्ट जिसका मतलब ही है कि आपका हृदय या सेंटर पार्ट ऑफ एनीथिंग, इसको हार्ट बोला जाता है। हार्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी बॉडी की हर छोटी छोटी वेसल तक ब्लड पहुंचा रहा है, जो आपको हमेशा दिन रात बीट्स दे रहा है ताकि एक आप नॉर्मल जिंदगी जी सको। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप हार्ट की एक बीट भी अगर आपको कम होती है तो आपके लिए जिंदगी खत्म जैसी हो जाएगी। इसलिए आपको हार्ट का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। और आपका हार्ट दिन में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में बीट्स देता है, और अगर वो बीच में रुकती हैं तो इट विल लीड टू हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक्स। इसलिए हार्ट अटैक जो है वो बेसिकली हार्ट में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हार्ट इटसेल्फ एक मसल है,
जो 24 घंटे पंपिंग करता है और आपके ब्लड को पहुंचाता है पूरी बॉडी में, और उसी ब्लड के थ्रू आपकी ऑक्सीजन जो है वो कैरी होती है हर वाइटल ऑर्गन्स तक, ताकि आपका ब्रेन काम कर सके, आपकी टांगे काम कर सके, आपके लंग्स काम कर सकें। इन शॉर्ट पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाने या पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है हार्ट का है। और हार्ट की हर एक बीट में इतनी पंपिंग, हार्ट को जोर लगाना पड़ता है काम करने के लिए, जितना एक टेनिस बॉल को पूरी तरह कंप्रेस करने में लगता है। तो ये बीट्स हार्ट 24 घंटे, चाहे आप जाग रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, उसको कंटिन्यूसली करना है टू मेंटेन योर लाइफ। अदरवाइज यू कैन नॉट लिव लाइफ, योर लाइफ विल बी ओवर अगर आपका हार्ट कुछ भी देर के लिए काम करना बंद कर दे। अब हार्ट में मैंने बताया कि 3-4 चीजें, एक तो हार्ट का जो मसल है जिससे वो पंप कर रहा है, उसको खुद भी उस काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी उसको खुद भी ब्लड के चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए उस काम करने के लिए। उसकी अपनी एक ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की अपनी, जिसको हम कोरोनरीज बोलते हैं। वो कोरोनरीज जो है वो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, इन शॉर्ट वो हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाती है ताकि वो पंपिंग जो है लगातार कर सके। फिर हार्ट के अंदर कुछ वैल्व्स होते हैं, जो वैल्व्स एक दूसरे चैम्बर से ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं या साफ और गंदे खून को सेपरेट रखते हैं। जो खून बिना ऑक्सीजन के है और जो खून ऑक्सीजन के में मिक्स्ड है, उन दोनों को सेपरेट रखते हैं ताकि उसकी बॉडी में प्योर ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को वापस लिया जाए, ताकि उसको लंग्स में भेज के दोबारा से नए तरीके से ऑक्सीजन ली जाए। तो ये हार्ट की जो हार्ट अटैक टर्म है वो बेसिकली हम यूज करते हैं कोरोनरीज के बंद होने के लिए, कि हार्ट की अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो हार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, हार्ट एकदम से डैमेज में चला जाएगा। और वो डैमेज कितना सीवियर हार्ट अटैक हुआ और कितना डैमेज कर गया वो डिसाइड करता है आपकी फ्यूचर लाइफ, कि आप जिंदगी कैसी जीने जा रहे हो, कितनी सांस के साथ जियोगे और आपकी लाइफ को कितना थ्रेट है। और हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज इतनी ज्यादा कॉमन हो रही है, अगर आप देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आप साउथ वेस्ट के कंपैरिजन में करोगे तो आपको हार्ट अटैक एटलीस्ट 1 डिकेड जो है अर्लियर हो रहे हैं। उसका रीजन बीइंग बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ। हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं है। हम अक्सर एल्डरली लोगों को वॉक करने के लिए देखते हैं, यंग प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। और स्ट्रेस लेवल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप अपनी लाइफ 10 साल पहले की कंपेयर करो, आपकी कंपेयर करो, आपको डेफिनेटली लगेगा कि मेरी लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा सीडेंटरी हो गया। अर्लियर आई यूज्ड टू वॉक अ लॉट, अब मैं मोस्टली गाड़ी में ही घूमता हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड मेनी थिंग्स, एसी में रहो, स्वेट आउट करने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं किसी के पास। स्लीपलेसनेस, लेट आवर्स तक आप फोन पे रहते हो, लेट आवर्स तक आपका ब्रेन वर्किंग रहता है। दिस ऑल थिंग्स जो है सब मिलके आपके हार्ट पे स्ट्रेन या लोड आती है। दिस मस्ट बी द रीजन कि आजकल के लोगों में एक डिकेड या यंग हार्ट अटैक्स आर गेटिंग मोर कॉमन विद एवरी पासिंग डे। तो हार्ट अटैक इन शॉर्ट कोरोनरीज की या हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई बंद होने को हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट ब्लॉक जो है वो डिफरेंट चीज है, वो आपके हार्ट के पेस मेकर जो बीट, कितनी बीट्स आपने एक मिनट में देनी है, उसकी कंडक्शन सिस्टम के ब्लॉक होने को हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ये नाड़ी बंद होना आपकी या कोरोनरी आर्टरी बंद होने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि पेसमेकर को भी ब्लड चाहिए होता है। तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट मेन जो इसको हम हार्ट अटैक्स बोलते हैं वो यही है कि आपकी एकदम से हार्ट की रग का बंद होना या ब्लॉक आना इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक्स। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो मेरा अगला सवाल है, दिल को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनकी वजूहात क्या होती हैं? आपने तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ डिफ़ाइन कर दी है, लेकिन अब हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने की ज़रूरत होती है इस जो हार्ट की अगर डिजीज़ेस किसी को हो ही जाएँ तो? देखो, हार्ट की डिजीजेस टिपिकली जो चीजें हार्ट के अंदर है वो सब डिजीजेस हार्ट की हो सकती हैं। हार्ट के अंदर मसल है तो हार्ट की मसल की डिजीज हो सकती है। हार्ट के अंदर वैल्व्स हैं तो वैल्व की प्रॉब्लम हो सकती है। बचपन में पैदाइश होने के टाइम पे बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, बच्चों के हार्ट के अंदर सुराख होते हैं, जहाँ नाड़ियां उल्टी जुड़ी होती हैं, या हार्ट के मसल वीक होते हैं, बचपन से ही ताकत नहीं होती हार्ट के अंदर पंप करने की, या आपके कभी वायरल इन्फेक्शन या कोविड जैसी इन्फेक्शन के कारण आपके हार्ट का मसल जो है वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके कारण। फिर उसके बाद आपके पेस मेकर के मसले होते हैं, जिसके कारण आपका हार्ट की कंडक्शन जो है बंद हो जाती है। आपकी बीट चाहिए 70 की चाहिए, आपका हार्ट नहीं जनरेट कर पा रहा है, 30 की दे रहा है। तो ये हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, मसल डैमेज हो सकता है, आपके वैल्व्स की लीकेज हो सकती है, आपके हार्ट के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकते हैं, सुराख हो सकते हैं, और या फिर हार्ट के जो बाहर कवरिंग होती है उसमें पानी जमा हो सकता है, जो अक्सर टीबी वाले पेशेंट या कैंसर के पेशेंट्स में हो सकता है। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हार्ट की होती हैं यूजुअली। और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देखें आप, अगर मैक्सिमम जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वैल्व की प्रॉब्लम है कि वैल्व की लीकेज, जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, जो 5 से 15 साल की उम्र में यूजुअली शुरू होती है। लोगों को जोड़ों में दर्द होती है और हार्ट के वैल्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, हम अक्सर सुनते थे पहले। अब वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, बिकॉज उनका जो रीजन था वो गले की इन्फेक्शन से रिलेटेड था। जैसे जैसे
लोगों में ओवरक्राउडिंग, थोड़ी एंटीबायोटिक्स का रोल बढ़ गया, साफ सफाई का रोल बढ़ गया, तो रोमेटिक हार्ट डिजीज वैसे वैसे कम हो रही है. इट इज ऑलमोस्ट 2/1000 नाउ, वेरी रेयर नाउ. सेकंड चीज है जो कंजेनिटल डिफेक्ट है, जो हार्ट के अंदर सुराख है, उनको तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन मदर की हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ऐसे ड्रग्स तो नहीं ले रही है मदर, या मदर का बीपी कंट्रोल नहीं है, जहाँ डायबिटिक है, कि जो बच्चे के अंदर हार्ट में दिक्कत कर सकती है. तो वो आपकी मैटरनल हिस्ट्री पूछना बड़ी जरूरी है और उनको एड्रेस करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जो थर्ड मेजर, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हार्ट की है, वो हार्ट अटैक्स है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन बोलते हैं. जो मैंने बताया कि हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई का डैमेज होना, कि हार्ट तक खून ही नहीं पहुंचेगा और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो अपनी पंपिंग जो है उसकी बैठ जाएगी. वो जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली यही मोस्ट कॉमन काज है. और आप देखेंगे हार्ट अटैक इतने ज्यादा है कि अर्बन में अगर देखें, शहरी इलाकों में देखो तो इट्स ऑलमोस्ट 10 to 12%, और वही अगर आप रूरल में देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 6% लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 या 35 और 40. अब ये जो हार्ट अटैक्स अर्बन में ज्यादा है और गांव में कम है, उसका रीजन भी यही है कि गांव में एक्टिव लाइफस्टाइल ज्यादा है, स्ट्रेसफुल जो लाइफ है वो शहरों में ज्यादा होती है, कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होती है, ओवरक्राउडिंग ज्यादा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल इज मोर, यू आर टेंड टू ईट मोर, ज्यादा जंक फूड का इंटेक है, स्वीटनर्स का इंटेक ज्यादा है. तो मैं तो ये बोलूंगा कि कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट के, जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल, सम आर नॉन मॉडिफाइबल. नॉन मॉडिफाइबल वो होगी जिनको आप बदल नहीं सकते, आप किसी की एज को कम नहीं कर सकते, आप किसी का सेक्स चेंज नहीं कर सकते, जैसे मेल्स में हार्ट अटैक के चांस ज्यादा होते हैं तो आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते. आप जेंडर या रेस, जैसे ब्लैक्स में ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉडिफाइबल हैं. किसी को डायबिटीज है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अच्छे से विद प्रॉपर मेडिसिन एंड प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल और अपनी डाइट कंट्रोल से. हाइपरटेंशन है, आप नमक का इंटेक बिल्कुल 2 ग्राम से कम कीजिए, आप टेक मोर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मोर ऑफ फ्रूट्स, और कोशिश करो 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करने की, एटलीस्ट 150 मिनट से वीक जो है अपने नॉर्मली करनी चाहिए टू मेंटेन योर हार्ट हेल्थ. क्योंकि हार्ट इज ए मसल, इट रिक्वायर्स एक्टिविटी. जितना आप हार्ट को चलाओगे 150-200 तक हार्ट रेट को बढ़ाओगे एक्सरसाइज करते हुए, तो हार्ट की टोनिंग होना शुरू हो जाएगी, हार्ट का मसल स्ट्रांग हो जाएगा, एंड्योरेंस बढ़ जाएगी हार्ट की. दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट. सेकंड जो सबसे जहर की तरह काम करता है, दैट इज स्मोकिंग. स्मोकिंग, देयर शुड बी क्लियर कट नो टू स्मोक. आई हैव सीन द पेशेंट जो एंजियोग्राफी हम करते हैं, स्मोकर्स की वेसल वर्सेस नॉन स्मोकर की वेसल. स्मोकर्स की वेसल की नेगेटिव रिमॉडलिंग हो जाती है, वेसल बिल्कुल पतली हो जाती है, थिन हो जाती है. वो पतली वेसल्स में अगर छोटा सा भी क्लॉट आया तो इट कैन लीड टू मेजर डैमेज. बड़ी वेसल का साइज हो, आपकी नाड़ियां साफ हो, तो उसमें बहुत बड़ा क्लॉट बने तभी जाके नाड़ी ब्लॉक हो सकती है. तो स्मोकिंग को बिल्कुल ना करनी है. अल्कोहल, लकी है कि हमारे कल्चर में अल्कोहल को इतना ज्यादा वो नहीं दिया जाता है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट अल्कोहल शुड नॉट बी टेकन. थर्ड चीज, जंक फूड्स या स्वीटनर्स. मैं तो कहता हूँ कि स्वीटनर्स, मिठाइयाँ और जिस भी चीज में शुगरी आइटम्स हैं उनको जितना ना कह सको इतना बेटर है. आप अपने जो these प्रोडक्ट्स हैं, आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको ना कहिए. ट्राई टू टेक लेस ऑफ ट्रांस फैट्स. ट्रांस फैट उनको बोला जाता है जो रिफाइंड हो चीजें, ना जिनको हाइड्रोजनेटेड हो. जिसमें भी पैकेट में ऊपर ट्रांस फैट्स लिखा है या हाइड्रोजनेटेड वर्ड लिखा है, दैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट. वो आपके हार्ट में एलडीएल लेवल बढ़ाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ताकि आपकी नाड़ी में वही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर ब्लॉक करती है, वहीं से आप क्लॉट बनता है. इट इज एग्जैक्टली, आप जैसे यॉक निकालते हो तो यॉक येलो कलर का बिल्कुल साफ होता है, हल्का सा भी उसमें डैमेज हुआ तो इट विल स्पिल लाइक एनीथिंग. वैसे ही हमारी हार्ट के जो नाड़ियां हैं उनके अंदर की जो लेयरिंग है वो टिपिकल वैसी रहती है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं. और अगर वो एक बार डैमेज होती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है एंड इट लीड टू ब्लॉकेजेस. और उनको डैमेज करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट होता है उनके ऊपर. सेकंड आपका स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन. एंड आजकल जो यंग एज में बड़े हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मोस्ट कॉमन रीजन इज आई थिंक 3. वन इज स्लीपलेसनेस, नींद का कम होना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लॉन्ग टाइम तक आप यूज करते रहते हो और लेट नाइट्स होते हो, वी डोंट यूटिलाइज अवर एनर्जी. और हमारा इंटेक 200 कैलोरीज का है, हमें वो 200 कैलोरीज यूज करनी है. हमारा इम्बैलेंस जो इंटेक और आउटपुट का है वो बहुत ज्यादा अल्टर्ड है. दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर हार्ट अटैक. सो मॉडरेटर में मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा से कि अपने सवाल रखें. बहुत शुक्रिया नन भाई. डॉक्टर नासिर, मेरा सवाल है आपसे कि दिल की बीमारियों से बचने के लिए हम सबको खाने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, और ऑलमोस्ट आपने बताया कि क्या क्या अवॉइड करना है. उसके अलावा भी अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से परहेज किया जाए ताकि हमारा दिल जो है वो सेहतमंद रहे. जी देखिए, खाने की चीजों को लेकर आप देखें, हमारा सिंपल जो हमारे
फादर्स या फोर फादर्स जो टेंड टू ईट जो चीज़ें खाते थे, हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। हमें फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, एटलीस्ट 5 सर्विंग्स पर वीक। हमें वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा लेना है। हम नॉन वेज में अगर ले रहे हैं तो लीन मीट, चिकन या फिश ले सकते हो, जिसको हम व्हाइट मीट की शक्ल में कहते हैं। यू नीड टू अवॉइड रेड मीट। अगर लेना भी है तो ओकेजनली 200 ग्राम्स इन मंथ इज ओके। और ऑयल्स की बात करें, कोई भी ऑयल जो रूम टेम्परेचर या बिलो रूम टेम्परेचर जो जम जाता है, उसको हमें नहीं यूज करना चाहिए, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या कोई भी हो। हमें वही ऑयल यूज करने चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे जमे ना। उसमें आपका मस्टर्ड ऑयल हो, कैनोला ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, इनमें आपके पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं और इसमें ये आपकी वेसल में जल्दी क्लॉगिंग नहीं करते हैं। और आप वेजिटेबल फ्रूट दालें सब ले सकते हो, फ्रूट सब ले सकते हो। आप अगर एग ले रहे हैं, 2 या 3 एग्स ले रहे हो, तो उसमें कोशिश करो कि 2 एग का यॉक आप नहीं लो, 1 एग का यॉक आप ले सकते हो, येलो पोर्शन ऑफ द एग। और मैंने ऑलरेडी बताया कि जितने स्वीटनर्स हैं वो बंद कीजिए, बेकरी प्रोडक्ट्स जितने हैं उनको ट्राई टू अवॉइड दैट। और जंक फूड्स, बाहर का खाना जितने हम आप फ्राइड चीजें खाते हो मोस्टली बाहर की, या पैक्ड फूड खाते हो जिनमें भी ट्रांस फैट्स या हाइड्रोजनेटेड लिखा हुआ टुवर्ड्स, दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एंड ट्राई टू टेक मोर ऑफ नट्स एंड सीड्स। जैसे आप आलमंड्स ले सकते हो, वॉलनट्स ले सकते हो, आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो। फ्लैक्स सीड्स वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। आप फिश का इंटेक इंक्रीज कर सकते हो। नमक का इंटेक कम करो क्योंकि इट कैन लीड टू द इंक्रीज इन बीपी। बाकी रूटीन घर पका हुआ खाना प्रेफरेबली वही लेना चाहिए जी। हाँ सर, इसमें एक सप्लीमेंट्री मेरा क्वेश्चन है, जो आप डाइट के हवाले से बात कर रहे थे। इसमें सर आजकल देखने को मिल रहा है जो कीटोसिस जो है ना, कीटो डाइट सर, इसका कोई रोल रहता है, इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है मतलब कीटोसिस का, इसके साथ कोई है सर कोई लिंक? देखो, कीटोसिस के बारे में मैं ज्यादा तो मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है कि आप, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि होम कुक्ड होम मेड फूड इज बेस्ट फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, जिसमें मोर ऑफ वेजिटेबल्स हो, मोर ऑफ फ्रूट्स हो, मोर ऑफ नट्स हो, मोर ऑफ सीड्स हो। और अगर मीट की फॉर्म में ले तो लीन मीट या चिकन ब्रेस्ट वगैरह बोल सकते हैं जिसको, या फिर फिश ले सकते हैं। या जो दिस क्यूमिन सीड्स हो गए आपके, इसका हमारी हजूर पाक ने भी जिक्र किया, वॉलनट्स हो गए। आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी टेकन। आप कीटोटिक्स फूड्स का मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ओके, नो इशू सर। मैडम नसीम, आप दूसरा सवाल पूछिए। आप नसीम मैडम। डॉक्टर, मेरा सवाल है अगला आपसे कि जम्मू व कश्मीर में दिल के मरीजों के लिए कौन कौन से इलाज मौजूद हैं, और आप ये भी बताएं कि किन किन हॉस्पिटल्स में ये इलाज दस्तयाब है। जी डॉक्टर साहब। हार्ट का डिपार्टमेंट रियली इज ए सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। जहाँ भी आपकी कैथ लैब हो, आपका इको हो, टीएमटी मशीन हो मौजूद, तो हार्ट का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे टर्शियरी केयर सेंटर में ही यूजुअली होता है। टर्शियरी केयर सेंटर इन द सेंस कि ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में कुछ प्राइवेट सेंटर्स में भी है, जैसे नारायणा हो गया, अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल है, या और तो ज्यादा डॉक्टर सूदन का सेंटर है। कुछ कुछ लैब यहाँ पे कैथ लैब्स हैं, वहाँ का कार्डियक ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो जाता है। बट प्राइमरी केयर के हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी को हार्ट अटैक होता है तो कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर होते हैं जिनको हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स बोलते हैं। दीज थिंग्स आर अवेलेबल इवन एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स आल्सो। और आप इजिली वो एक ब्रिज की तरह आप कन्वे कर सकते हो। वी हैव मेड ए ग्रुप लाइक सेव हार्ट जम्मू, उस पे हमें डॉक्टर्स वहाँ से ईसीजी भेजते हैं इमीडिएटली, तो मैं इमीडिएटली रिप्लाई बैक करता हूँ कि इसके लिए क्या करना चाहिए और इमीडिएट ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो। और अगर आपको ऑनगोइंग पेन है और वहाँ नियर बाई कोई कैथ लैब नहीं है या आपके ब्लड थिनर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ट्राई टू रश टू ए टर्शियरी केयर सेंटर जहाँ पे कार्डिक चीजें सारी हल हो सके, ताकि आपके हार्ट को, मसल को बचाया जा सके। बिकॉज इट हैज बीन सेइंग दैट टाइम इज मसल इन हार्ट। जितना टाइम बचेगा इतना ही आपके हार्ट का मसल भी बचेगा। अगर आप टाइम किल कर देते हो, हार्ट अटैक हो गया, मसल डैमेज हो गया, तो कार्डिक सेल जो हार्ट के सेल्स होते हैं यूजुअली नॉन रीजनरेटिंग टाइप सेल्स, एक बार डैमेज हो गए दे आर गॉन फॉरएवर, और आपको सारी जिंदगी सांस के साथ जीना पड़ेगा विद लो ईएफ। और अगर आपको यही हार्ट अटैक यंग एज में होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। इट विल पुट यू ऑन ए सोशल बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन आल्सो। और आप रादर देन हेल्पिंग आउट योर फैमिली, आप उनके लिए एक, उनको आपकी हेल्प करनी पड़ती है अपने डे टू डे चीजें के लिए, जो आप एक फैमिली बर्डन भी बन जाते हो। इसलिए टाइम इज मसल। जब भी आपको सिम्टम लग रहे हैं कार्डिक है, ट्राई टू कंसल्ट ए डॉक्टर ऑन फोन, स्पेशली उन लोगों में जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं। अब किसी को यंग एज में हो रहा है जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं है, तो वी कैन टेक इट एज एंजाइटी और गैस्ट्राइटिस। बट ए पर्सन हु इज हैविंग चेस्ट पेन और उसके साथ उनको स्वेटिंग हो रही है, जिसको हम डायफोरेसिस बोलते हैं, या चोकिंग फील कर रहा है, या चेस्ट में क्लासिकल सेंटर ऑफ द चेस्ट में पेन हो रही है, एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री, या ही इज डायबिटिक और हाइपरटेंसिव और स्मोकर, you don't need to waste time, go for an ECG, consult your doctor,
ट्राई टू कम टू ए टर्शियरी केयर सेंटर और नियर बाय सेंटर, यहाँ भी आपका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर इसमें मेरा एक सवाल है कि गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में ये सब कॉन्टिनेंट में हार्ट अटैक्स बड़े ज़्यादा हो रहे हैं और पेशेंट भी हार्ट डिजीज़ के बड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको अभी आपने फरमाया कि जितने भी हमारे यंग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है। सो माई क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी जोग्राफिकल रीजन विच एड्स टू दिस प्रॉब्लम, कि कोई और फैक्टर है? स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल, वो भी आपने फरमाया स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट, और ये जो लैक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके अलावा भी कोई रीजन है कि सर कि यही इन्हीं दो पे मेन फोकस है? देखिए, आई हैव बीन इन कश्मीर फॉर ऑलमोस्ट 11 years. आई डिड माय एमबीबीएस एंड एमडी बोथ फ्रॉम श्रीनगर। तो मैंने वहाँ पे देखा, इवन अगर आप हार्ट अटैक्स देखो या पेस मेकर्स देखो तो शायद कोरिया के बाद सबसे ज्यादा कश्मीर में लगते हैं। रीजन उसका यही है कि अब कश्मीर में अगर आप लैब हैबिट देखें या J&K, मैं नहीं बोलूंगा, कश्मीर की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है दैट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर में आपके ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, आपको क्लॉट फॉर्मेशन के चांस ज्यादा होते हैं और आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है टू प्रोवाइड हीट टू योर बॉडी। हार्ट पे लोड ज्यादा बढ़ता है, कम से कम 10 to 20% हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है टू प्रिवेंट यू फ्रॉम द कोल्ड। एक तो वो चीज है। दूसरी, कश्मीर में आप देखो लाइफस्टाइल उनका बिल्कुल, एक तो स्ट्रेस लेवल तो ऑलरेडी है ही है वहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल द प्रिवेलिंग कंडीशन, जो भी आप समझे, स्ट्रेस लेवल वहाँ पे बहुत ज्यादा है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने नोट किया, स्मोकिंग इज वेरी वेरी प्रेवलेंट है। आई कंसीडर कश्मीर में अगर स्मोकिंग हटा दी जाए तो यू कैन प्रिवेंट 90% ऑफ द यंग हार्ट अटैक्स। वो स्मोकिंग के फैशन देयर, छोटे बच्चे से लेके फैमिली में वुमेन फीमेल पैसिव स्मोकिंग हो रही है उनको हर घर में। मुझे लगता है यहाँ तक मैं देखता था 50 to 60% ऑफ द पीपल आर स्मोकिंग इन कश्मीर, यंग बॉयज एटलीस्ट। आई वाज इन हॉस्टल, इवन डॉक्टर्स में मैंने बहुत कॉमन देखा, इतना ज्यादा स्मोक करते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मतलब कौन सी किताब में लिखा है कि आप इतनी स्मोकिंग करोगे तो शायद ज्यादा दिन आपको याद कराएगा। बट गेटिंग ट्रेंड, बड़ा जो फॉलो कर रहा है बच्चा वही कर रहा है सेम आगे, तो दिस इज रनिंग और ये फैशन स्टेटमेंट बन गई है कश्मीर में स्मोकिंग। ये मुझे एक सबसे बड़ा रिस्क लगता है। सेकंड, जो देखो नमक का इंटेक बहुत ज्यादा है वहाँ पे, आप देखेंगे स्ट्रोक जो हेमरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं दे आर वेरी कॉमन इन कश्मीर। हालांकि वर्ल्ड वाइड इस्केमिक स्ट्रोक आर मोर कॉमन, जिसमें क्लॉट बनता है, वहाँ पे नस फटने वाले स्ट्रोक ज्यादा होते हैं। रीजन बीइंग नून चाय दिन में 10-10 कप पियोगे आप, साल्ट का इंटेक 2 ग्राम से कम रिकमेंडेड है, इवन 1.5 ग्राम इज रिकमेंडेड। आप फॉरेन या वेस्ट में देखें साल्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं लेने का, बहुत ज्यादा नमक। आप खुद देखते हैं कि अगर दिन में 5 कप चाय नून पियेंगे तो यू आर गोइंग टू गेन मोर देन 15 ग्राम्स ऑफ एटलीस्ट साल्ट फ्रॉम दैट ओनली। और डायबिटीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण डेफिनेटली दीज ऑल थिंग्स कम इनटू प्ले। आपका शुगर की चीजें, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो वैसे भी ऐड ऑन हो गया आजकल। तो मुझे लगता है कि ये कुछ रीजंस हैं जो कश्मीर में ज्यादा हो रहे हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लैक ऑफ अवेयरनेस, यू ऑलवेज सी कि आप एल्डरली लोगों को देखोगे वॉक करते, लेकिन यंग एज के लोग आपको बड़े कम दिखेंगे वॉक करते हुए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बड़ा कम है, लेजर एक्टिविटीज बहुत कम है, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान बड़ा कम है। हम बच्चे छोटे होते हैं तो फोन पकड़ा देते हैं उनको, या कार्टून देखो। स्पोर्ट्स की तरफ फुटबॉल लेके आप बच्चे कैरी करते हुए ग्राउंड्स में जाते हुए रेयरली यू विल सी। तो हमारे में वो है नहीं। 6 years तक बच्चे को यूजुअली स्टडीज से थोड़ा हटा के आई थिंक वन शुड फोकस मोर ऑन द फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जो आपके अंदर बचपन में पहले 6-10 years में जो बच्चे के अंदर बनती है फिजिकल डेवलपमेंट होती है, दीज थिंग्स गोज बियॉन्ड 50 years तक। कहते हैं जो 6 साल तक जो आदतें बनती है वो अगले 60 साल तक रहती हैं। तो ये हमारे में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है कि हम बचपन से अवेयरनेस डेवलप नहीं करते। आजकल आप देखो, वो 10 years पहले देखो आपको हार्डली कोई बच्चा ओबीस दिखता था। आजकल एसीज में बच्चे जाते हैं, जंक फूड्स बहुत ज्यादा इंटेक है, एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, कार्टून्स पे बैठे रहेंगे पूरा दिन, तो बच्चे अक्सर दूसरा तीसरा बच्चा आपको अगर हेल्दी या मोटा दिखेगा और पेरेंट्स फील नहीं जी नहीं ये मोटा नहीं, ये नॉर्मल है। उनको ये चीज नहीं पता कि चाइल्डहुड ओबेसिटी इज मोर मेजर रिस्क, दिस इज द मेजर रिस्क नेक्स्ट डिकेड में हार्ट अटैक्स के लिए। आपने बच्चे को मोटा होना इज नॉट फिटनेस, आपको एक्टिव लाइफस्टाइल बच्चे का कितना उसका अंदर स्टेमिना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और आप ये चीजें खुद ही इम्पाइब कर रहे हो उनके अंदर। आपको शुरू में अपनी किचन को कंट्रोल करना है, यू नीड टू उनको बताना है कि गुड मील्स एंड बैड फूड्स एंड गुड फैट्स में क्या डिफरेंस है। बच्चा हमेशा बर्गर खाना पसंद करेगा, हमेशा पिज्जा व्हाटएवर, आप जहां भी आपका जंक फूड्स आता है, पेस्ट्रीज आती हैं, चाइल्ड ऑलवेज प्रेफर। उनको कभी नहीं बताओगे कि बच्चा ट्राई टू टेक मोर ऑफ नट्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये चीजों की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं होता हमारे जब भी अर्ली एज में बच्चे पैदा होते हैं, और यही चीजें नेक्स्ट जनरेशन में भी चलती रहती है। अवेयरनेस की कमी बहुत ज्यादा है। आई स्ट्रांगली बिलीव दीस थिंग्स। सो प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। एक और मेरा इसमें एक और सवाल था, इसमें ये जो सर स्ट्रेसफुल लाइफ आपने जिक्र किया या सोशल मीडिया का जो जिक्र किया, तो इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के लिए डू वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर और वी कैन मैनेज इट बाय आवरसेल्फ? जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्ट्रेस इज बेसिकली यू कैन मैनेज विद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
आपका स्ट्रेस बस्टिंग के लिए आपको यू कैन गो टू जिम्स, यू कैन गो टू वॉक, आप थोड़ा सा आप प्रेयर्स की तरफ ध्यान दो, आप फैमिली के साथ लेजर टाइम स्पेंड करो। अदरवाइज जितने भी डॉक्टर्स के पास स्ट्रेस के लिए जाएंगे, देखो नोबडी इज गोइंग टू गिव यू 2 or 3 आवर्स कि आपको समझाया जाए कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना। डॉक्टर का पेशेंट आया 5 मिनट से ज्यादा वो टाइम नहीं दे पाता, और आपको स्ट्रेस के लिए खुद अपने डिफाइन करना कि मुझे किस एनवायरनमेंट में रहना है। आप मुझे अपने नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, मुझे अपने आप को बिजी रहना है। सोशल मीडिया को जितना हो सकता है अवॉइड करो, आजकल की नेगेटिव न्यूज को अवॉइड करो। आप एटलीस्ट वीकेंड पे या सैटरडे या संडे किसी ना किसी दिन 3-4 घंटे की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करो। आप थोड़ा प्रेयर्स की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो तो बेटर है। कुछ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो, गो फॉर सम आउटिंग्स। दीज आर थिंग्स आप जो स्ट्रेस बस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। आई स्ट्रांगली बिलीव जिम इज वन ऑफ द जिम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इट काजेस रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन जो है दे आर द मेजर स्ट्रेस बस्टर्स, आपको हेल्प करते हैं स्ट्रेस मूव करने में बॉडी में। तो आप घर पे भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। और एक मेंबर स्ट्रेसफुल है तो ट्राई टू इन्वॉल्व हिम मोर, उससे ज्यादा बात करो। ये नहीं कि उसको आइसोलेट करो कि नहीं जी ऐसा ये बात ही नहीं करता। यू नीड टू इन्वॉल्व देम आल्सो, ताकि उनके अंदर ये स्ट्रेस जो है इट बिगेट्स मोर स्ट्रेस। सो प्लीज। ओके, थैंक यू सर। अब मैं गुजारिश करूंगा कि ऑडियंस में से अगर किसी के सवाल होंगे वो अपना हैंड रेज करके, ताकि हम उनको ऊपर लाएं और अपना सवाल या ऑब्जर्वेशन विद रिलेटेड टॉपिक मतलब स्पीकर के साथ रखें। जी, तो पहले हमारे जो जी मोहतरम वकार सर, आप अपना सवाल रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मुझे मतलब काफ़ी 1-2 मंथ से ना पेन हो रहा है जो लेफ़्ट साइड है उसमें, और मेरी सांस भी मतलब बहुत ज़्यादा जो फूल रही है, और जो पेन होता है वो मतलब इस लेवल का है कि मुझे जो लेफ़्ट साइड की बाजू है उसमें जैसे एक वेन है उसी में वो पेन चला जाता है, और बाद में जो लेफ़्ट साइड है उसी के मतलब अराउंड वो घूमता रहता है, इस टाइप का होता है। और ये कभी-कभी होता है जब सांस फूलती है तो नेक में लेफ्ट साइड से पेन जैसे ऊपर जाती है उसमें भी वो पेन हो जाता है, तो इसके लिए कोई देखिए, इसमें आपने जो बताया आपकी एज कितनी है, मैं ये जानना चाहूंगा आपकी। जी सर, मेरा 29 है सर। 29। आपको कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, कोई रिस्क फैक्टर है ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। डायबिटीज थी लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया उसको। फैमिली हिस्ट्री आपके फादर में किसी को 45 की एज के नीचे हार्ट अटैक हुआ, या मदर या किसी को नहीं सर, हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, बट जो डायबिटीज है वो हेरिडिटरी है सर। हेरिडिटरी है। आपका वेट वगैरह कितना है? सर वेट मेरा होगा, वेट ओवरवेट हूँ सर मैं इस वक्त 76। देखो इसमें जो आप सिम्टम बता रहे हो, 29 की एज है, आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं, बट स्टिल आजकल अगर आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री है या फादर या मदर में कोई डायबिटिक है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपका रिस्क नॉर्मल बंदे से डबल रहेगा। देयर इज नो डाउट। बट अगर आपके सिम्टम क्लासिकली आपको लगता है कि एक्सर्शनल है, चलने पे मुझे बढ़ते हैं और बैठने पे इम्प्रूव होता हूँ, और ऐसा है जब कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं कि बैठे भी हो रहे हैं, लेटे भी हो रहे हैं, तो दे डोंट कैरी मच वैल्यू, और आप यंग हो। यूजुअली नॉन एक्सर्शनल सिम्टम जो है कार्डिक नहीं होते, और क्लासिकल एक्सर्शन पे ही हो रहे हैं और बैठने पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो आप, तो देन यू नीड टू कंसल्ट। एक तो अपना वेट जो है प्रॉपर करना है, एक ईसीजी कर लीजिए बेसलाइन, अपना वेट कंट्रोल कीजिए, ट्राई टू कंट्रोल जो ब्लड शुगर लेवल्स, और आप एक बार डॉक्टर से मिलके कर सकते हैं कि आप में कहीं कार्डिक सिम्टम है या नहीं। क्या ही मे एडवाइस से टीएमटी और इको, आप मशीन पे चल के साथ में ईसीजी को कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या ये सिम्टम रिलेटेड टू हार्ट है या इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सर्वाइकल और न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स हैं। जो ओके, थैंक यू। जी शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद अशरफ साहब से अपना सवाल वो रखें। अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम हजरत। सर मेरा सवाल है, जैसे किसी आदमी में हीमोग्लोबिन काफ़ी ऊपर चली जाती है, 17-18 से 18.60 या ऊपर चला जाता है, तो इसमें हार्ट अटैक का कोई चांसेस हो सकते हैं, या अगर ये इतना ज़्यादा हो जाता है तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है कि हीमोग्लोबिन किसी का इतना ऊपर कैसे चला जा सकता है? देखिए, हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना अक्सर कोल्ड एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा हाई साइड रहता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ठीक है। सेकंड, जो कुछ बीमारियां ऐसी होती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है जिनमें सुराख होते हैं जिनके हार्ट के अंदर, उनमें यूजुअली ब्लड ज्यादा रहता है, 20 तक भी जाता है, 22 तक भी जाता है। उनमें यूजुअली हम कहते हैं ब्लड लेटिंग करो, फ्लीबोटमी जिसको बोलते हैं, ब्लड निकालो तो थोड़ा उनको आराम लगता है। वो हो गया कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से आपका एचबी बढ़ना। एक होता है जो स्मोकर्स हैं, बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, उनमें भी आपका एचबी आप ज्यादा देखोगे। वो एचबी ज्यादा होने का रीजन ये होता है कि आपको परफेक्ट अच्छा वाला एचबी नहीं है, दिस इज कंपनसेटरी एचबी। आपकी बॉडी ट्राइज टू मेक मोर ऑफ ब्लड, क्योंकि आपका ऑक्सीजन पूरी कैरी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग या उसका इफेक्ट जो है, तो आपका ज्यादा ब्लड बनने की कोशिश, ब्लड बनने लगता है आपके अंदर। और उन अक्सर स्मोकर्स में एचबी 16, 18, 17 तक चला जाता है। और आप स्मोकर्स हैं या कुछ ऐसा है तो स्मोकिंग को अवॉइड करने की कोशिश करो।
पानी का इंटेक थोड़ा इंक्रीज करो। फिर ब्लड के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आपके ब्लड सेल्स ज़्यादा बनते हैं, जिनमें ज़्यादा एचपी बनता है। नॉर्मली यंग एज में मैंने अक्सर देखा है, कोल्ड एरिया के लोग जो स्मोकर हैं उनमें 16-17 तक एचपी जो है नॉर्मली जा सकता है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, और ये कोई आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते नहीं है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। बट अगर ये सेकेंडरी टू स्मोकिंग है देन यू नीड टू स्टॉप स्मोकिंग। ओके सर। ठीक। मोहतरमा आयशा साहिबा अपना सवाल रखें। Yes, sir. A very good evening, sir. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity to ask a question. So, sir, मेरा क्वेश्चन है, कभी कभी हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो उससे उनकी मरीज की हालत भी मजीद बिगड़ जाती है, और जब किसी को हार्ट डिसीज हो जाए तो उसका रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए, और क्या हार्ट पेशेंट्स बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं? सो ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, हार्ट आप बोल रहे हैं कि एक बार किसी को हार्ट अटैक हुआ, लेट इट भी किसी को चेस्ट पेन हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है तो स्वेटिंग हो रही है और लग रहा है आपको कि पेशेंट को हार्ट के वाले साइंस हैं, और आपने ईसीजी की और आपको पता चल गया कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। ऑलमोस्ट 30 to 40% लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट अटैक की वजह से जान का रिस्क होता है। वो मैक्सिमम लोग जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं हार्ट अटैक के बाद। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना सीवियर हार्ट अटैक हुआ। कुछ लोगों में हार्ट के फंक्शन बहुत वीक होते हैं, वो लंबे टाइम तक थोड़े दवाइयों पे उनको जीना पड़ता है या सांस फूलते रहता है ज़्यादा। कुछ लोग तो बिल्कुल उनको हार्ट अटैक होने के बाद या स्टेंटिंग होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं, जिनमें माइल्ड या माइनर हार्ट अटैक्स हैं। बट अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हार्ट अटैक हो रहा है और जिसमें कारण वो अपना कॉन्शियस लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, गिर जाता है या बेहोश होता है, जहाँ हार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे में आप जल्दी में उनको सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हो, या पेशेंट को जोर जोर से खांसी करने को बोल सकते हो ताकि उसका ब्लड फ्लो कई बार मेंटेन हो जाता है। वो इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। यू नीड टू सेव द टाइम। आपको इमीडिएटली उनको ईसीजी ले करना है और इमीडिएटली रश करना है टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, रादर देन टेकिंग कि आप उसको ग्लूकोज चढ़ाओगे, ये करोगे, वो टाइम वेस्ट नहीं करना। आप इमीडिएटली अगर घर पे है और आपको लगता है या पता चला है कि या लक्षण ऐसे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, तो एक ब्लड थिनर जिनको हम एस्पिरिन या डिस्प्रिन बोलते हैं, वो 75 मिलीग्राम वाली 4 टैबलेट्स उनको इकट्ठे दे दीजिए। और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं तो उनको 80 mg की कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इमीडिएटली आप दे सकते हो एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्योंकि इट कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बर्डन बाय 26% ऑलमोस्ट। तो ये आप इमीडिएटली कर सकते हो। आप एकदम से पैनिक होके उससे कुछ नहीं होने वाला। ट्राई टू काम डाउन द पेशेंट। जितना बंदा पैनिक होगा इतना ही हार्ट पे ओवरलोड पड़ेगा। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो अगर वीक हार्ट पे ओवरलोड डालोगे दैट विल बी डिट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ। थैंक यू डॉक्टर साहब। Yes, sir. I got it. Thank you very much, sir. ओके, वेलकम। थैंक यू। मोहतरम रमन शर्मा साहब। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया जो भी। सर मेरा सवाल यह है कि किस एज के बाद हमें जागरूक हो जाना चाहिए या कंसर्न हो जाना चाहिए अपनी हार्ट को रिलेटेड लेकर, और दूसरा क्या क्या टेस्ट हमें रेगुलर इंटरवल पे किस टाइम पे करने चाहिए सर? थैंक यू सर। देखिए, जागरूकता की यहाँ तक बात है कि अगर मैंने बताया आपको कि अगर आप वेस्ट के कंपैरिजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखोगे तो यू आर गेटिंग हार्ट अटैक एट द एज एक डिकेड अर्लियर देन द वेस्ट। तो 50% ऑफ द हार्ट अटैक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं दे आर बिलो द एज ऑफ 50, और उनमें से 25% ऑफ द हार्ट अटैक ऐसे हैं जो बिलो द एज ऑफ 40। सो अगर आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, या आपके कोलेस्ट्रॉल हाई है, या बीपी या शुगर में से कोई रिस्क फैक्टर है, तो आपको 25 की एज से ही अपना ईयरली चेकअप शुरू करना चाहिए। अदरवाइज आप थर्ड डिकेड के बाद शुरू कर सकते हो एवरी ईयर अपना चेकअप। बेसलाइन अपने ट्राई टू नो योर नंबर्स, आपका लिपिड्स का लेवल क्या है, आपका बीपी कैसा है, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपकी एक्टिविटी लेवल कितना है, आपका वेट कितना है। एटलीस्ट 1 kg फॉर 1 इंच से ज्यादा अगर आपका वेट है, ट्राई टू कंट्रोल दैट वेट ऑल्सो। तो आपको एक डिकेड अर्ली शुरू करना है अगर आपके रिस्क फैक्टर है। अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप 30s में जाके अपना ईयरली असेसमेंट जो है कार्डियक आपको करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू रमन साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। मोहतरम राना अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि साइनोसाइटिस और हार्ट की डिजीज में क्या अंतर है? साइनोसाइटिस इज बेसिकली डिजीज ऑफ द नोज एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके साइनसेस होते हैं जो बोन्स के अंदर जो पोर्स होते हैं, उसकी इन्फेक्शन के कारण साइनोसाइटिस होता है। इसका और हार्ट का आपस में कोई ज्यादा लेन देन तो है नहीं, बट साइनोसाइटिस डेफिनेटली अगर आप उसके लिए जो मेडिसिन यूज करते हो उसमें फिनाइलेफ्रिन वगैरह होता है जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, टैकीकार्डिया थोड़ा इंक्रीज कर हार्ट रेट इंक्रीज करता है। अदरवाइज साइनोसाइटिस एंड हार्ट के का कोई साथ रिलेटेड कोई ज्यादा है नहीं। इज इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, नोज एंड थ्रोट, एंड हार्ट अटैक जो है वो रिलेटेड टू हार्ट डिफरेंटली। दीज टू ऑर्गन्स आर आल्सो लिंक बट नॉट दैट लिंक कि आप एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि स्लीप पैरालिसिस ये मुझे भी हो जाता है कभी कभी, और हार्ट पे बहुत ज्यादा दबाव होता है।
आप देखिए, अगर आपको लेट के आपको हार्ट में दबाव हो रहा है, या किसी को, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है, हार्ट की पंपिंग वीक होती है, उनको अक्सर रात के टाइम पे सिम्टम होते हैं, उठ के बैठ जाते हैं रात के 2 घंटे के 3 घंटे का सोने के बाद। वो बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपकी हार्ट की पंपिंग 25% के करीब है या 30% के करीब है, तो आपको जब आप लेटते हो ग्रेविटी का इफेक्ट नलीफाई होता है, तो आपका जो फ्लूइड लेवल है वो ऊपर चढ़ता है ज़्यादा, उसके कारण आपके लंग्स में कंजेशन होती है, और 1-2 घंटे के बाद जब कंजेशन का लेवल बहुत इंप्रूव हो जाए तो आप उठ जाते हो इमीडिएटली सांस की वजह से। दैट कैन बी रिलेटेड टू हार्ट, बट एज सच खाली लेटे हुए दवा पड़ना विदाउट एनी हार्ट डिजीज कैन बी बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस। आप लेटते हो तो एसिड रिफ्लक्स भी कई बार होता है, उसके कारण भी आपको मुंह में खट्टा पानी आता है, तो आप चेस्ट में हैवीनेस फील करते हो कई बार। अदरवाइज या कई बार एंग्जाइटी के रिलेटेड भी किसी को ऐसे सिम्टम हो सकते हैं अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। जी सर, सोते सोते अगर सांस फूलने लग जाए, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है, तो इसका कोई कारण है कि ये हार्ट डिजीज हो सकती है? अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जब पुरानी कोई हार्ट की हिस्ट्री नहीं है, और आपका जो रात को प्रॉब्लम हो रही है, जो सोते सोते सांस फूलना है, ये यूजुअली अगर आप किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, उसने डेफिनेटली डॉक्टर को कभी ना कभी दिखाया होगा। फर्स्ट टाइम ये इमीडिएटली ऐसा नहीं बिहेव करता आपका, और ऐसा नहीं है कि कभी कभी होगी। अगर ऐसा हो रहा तो आपको हमेशा ही होगा ये चीज़। हर तीसरे चौथे दिन आपको ऐसा होगा, आपको चलने में थकावट लगेगी बहुत ज़्यादा, आपको सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी, आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, ये सब चीज़ें होंगी तभी आपको। अगर ऐसे सब चीज़ें नहीं है, आप कभी बिल्कुल ठीक चल लेते हो, आप 4 मंजिल भी चढ़ लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती हो, बीच में कभी आपको रात में ऐसा होता है, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको हार्ट डिजीज है। हो सकता है ये गैस्ट्राइटिस हो, एसिड रिफ्लक्स हो, और आपको ऐसा होता है, और साथ में पैल्पिटेशंस भी होती हैं, धड़कन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो यू नीड टू गो फॉर एन इको टेस्ट, जिसमें आपके हार्ट के वैल्व्स को देखा जा सकता है कि वैल्व की लीकेज तो नहीं है, या हार्ट की पंपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट बेसलाइन एक इको करके आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक हल हो सकती हैं इफ इट इज रिलेटेड टू हार्ट। अदरवाइज इट कैन बी गैस्ट्राइटिस, इट कैन बी एंग्जाइटी। किसी को स्लीप्स में नाइट में सपनों की वजह से डर जाते हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है, बट दैट डजंट मीन कि हर बंदे को ऐसा करना टेस्ट करना चाहिए हर चीज़ के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोहम्मद शफ़ी साहब से गुजारिश है, और बाकी जो हमारे साथी हैं जो स्पीकर पैनल में हैं, यूनुस साहब आप अपना माइक म्यूट रखें, और मोहम्मद शफ़ी साहब आप अपना सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है, उम्र तकरीबन 12 साल है, तो उसको क्या होता है कि मतलब अगर उसके नाखून भी हम काटते हैं ना, वो एकदम से बेहोश हो जाती है, और अगर या कांटा लग गया या थोड़ा सा कोई कट लगा, खून का एक कतरा भी निकलेगा, तो वो तकरीबन 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल बेहोश हो जाती है। ठीक ठीक। तो डॉक्टर को मैंने चेक भी करवाई, शालामार में कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने लिखे, टेस्ट भी नॉर्मल आए, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो क्या मसला है। देखो, इस कंडीशन को हम अपने टर्म्स में बोलते हैं वेसोवेगल रिस्पांस। जी सर। वेसोवेगल रिस्पांस क्या है कि बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जो कभी आप एकदम से कोई चीज देखते हो, कोई बिल्ली आ जाए रात को, अंधेरे में चले जाओ, कोई डरावनी आवाज सुन लो, तो आपकी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो बैलेंस करता है कि ताकि आप उस चीज को कंट्रोल कर पाओ। कई लोगों में पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव जो है वो ज्यादा होती है, वो कभी भी कोई किसी डेथ देख ले, या कोई डरावनी चीज देख ले, या कभी कोई पेनफुल स्टिमुलस हो, या कोई ब्लड लॉस देख ले, दे कैन इमीडिएटली फेल डाउन और को बेहोश हो जाते हैं। दिस इज वेसोवेगल। उनमें जो रिसेप्टर सिस्टम है, जो मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो ज्यादा एक्टिव होता है, जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो वीक होता है, और ये सिस्टम ज्यादा वीक होता है, और ये अक्सर सेंसिटिव फीमेल्स में बड़ा कॉमनली देखा जाता है। इसके लिए बच्चे को पहले से मेंटली प्रिपेयर करो इन चीजों के लिए। कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी की बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई भूत नहीं है, या कोई बिल्ली नहीं आती, या ब्लड से कुछ नहीं होता, आप इनको प्रिपेयर करो। सेंसिटिव फीमेल्स में काफी कॉमनली जी सर जी बहुत काम कर सकते हैं कि आप बच्चे को एकदम लिटा दीजिए और टांगे थोड़ी ऊपर करो, थोड़ी देर के बाद यूजली 4 मिनट बाद बच्चों को होश आ जाती है, और यूजली ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। जी सर। तो यूजली इसमें ज्यादा लाइफ को रिस्क नहीं होता। अगर आप बच्चा बहुत लंबे टाइम तक बेहोश रहे तो फिर रिस्की हो सकता है, अदरवाइज यूजली नहीं। आप यही कर सकते हो कि टांगे एलिवेट कर दो बच्चे की, और थोड़ा हेड डाउन कर दो, और 10 या पानी में 10-15 मिनट में सर। हाँ, जब पानी में स्प्रिंकल करो थोड़ा बच्चे के फेस पे, तो बच्चा यूजली ठीक हो जाता है। उसको कंसोल करोगे, कुछ नहीं, आप साथ हैं आपके। उनको सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट और कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच कंडीशंस। जी सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यासर फारूक खान साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सवाल करें, और हर स्पीकर से गुजारिश है कि एक ही सवाल किया जाए। शुक्रिया तारिक साहब वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अर्ज ये है डॉक्टर साहब, एक कॉमन लेमैन की तरह अगर कोई जानने की कोशिश करे, अगर किसी इंसान को ये जानना हो कि क्या उसको किसी किस्म की भी कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम है,
तो क्या सिम्टम्स हो उसको इमीडिएटली जो एक प्राइमरी टेस्ट हो जिससे ये जानकारी मिल सके कि क्या वो किसी ऐसी बीमारी से मुब्तला है या नहीं है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या कौन सा वो टेस्ट होगा और कौन से सिम्टम्स होंगे एक लेमैन के लिए जानने के लिए क्या उसको हार्ट के रिलेटेड कोई इशू है? देखिए, अगर आप कोई रिस्क फैक्टर नहीं है आपके अंदर ज्यादा, आप यंग हो, एक्टिव हो, आप 1 किलोमीटर चल लेते हो, आप 2-3 मंजिल चल लेते हो आराम से, नॉर्मल बंदे जितना ही आपको सांस चलता है, तो इट इज ऑलमोस्ट रूल्स आउट कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे नॉर्मल बंदे से ज्यादा सांस फूलता है, या मैं चढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत ज्यादा थकावट है, या पैल्पिटेशन, मुझे घबराहट बड़ी होती है, मेरे धड़कन कानों में सुनाई देती है, या कभी रात को लेटे हुए सांस फूल जाता है, मुझे उठ के भागना पड़ता है खिड़की की तरफ, या पैरों में सूजन हो रहा है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो हार्ट डिजीज की तरफ आपको थोड़ा शो करते हैं। या अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है बड़ी स्ट्रांग, तो आप सेकंड या थर्ड 25 की एज के बाद आप एक बार इवैल्यूएट कर सकते हैं, और उसके लिए सिंपल आप एक इको टेस्ट और एक टीएमटी टेस्ट, जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, मशीन पे दौड़ के ईसीजी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आपका हार्ट एक्सर्शन पे कैसे बिहेव करता है। अगर आप एक्सर्शन पे आप 10 मिनट्स चल लेते हो और आपका 10 मिनट्स के बियॉन्ड चले जाती है और ईसीजी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, बीपी रिस्पॉन्स आपका ठीक रहता है, रिकवरी ठीक रहती है, तो इस ऑलमोस्ट फुल स्टॉप। इवन एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है टू सी द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। उस केस में आप एंजियोग्राफी करनी पड़ती है उन केसेस में जिनके में आपके चांसेस या टीएमटी पॉजिटिव है या हार्ट डिजीज के चांसेस या सिम्टम्स आपके काफी पॉजिटिव है टुवर्ड दैट, तो उन केस में हम एंजियोग्राफी भी करते हैं टू सी द कोरोनरी ब्लड सप्लाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना कर सकते हो, ब्लड शुगर चेक कर सकते हो बेसलाइन। जी, हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन जुड़े हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये 13वां प्रोग्राम है और हमने हेल्थ सेगमेंट शुरू किया है, और हमारी ये कोशिश है डॉक्टर साहब, हम इससे पहले हमारे 12 प्रोग्राम्स हो चुके हैं, और हमारी कोशिश है जो आप ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को सर्व कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट करें, और ये अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है इसमें हम जो है इसको अपना प्रोग्राम जो है पूरा यूट्यूब पे रिकॉर्ड करते हैं, और ताकि सोसाइटी को इससे बेनिफिट हो। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, और ये हमारे साथ मोहम्मद यूनुस साहब और ज़फ़र साहब हैं, तालिब साहब हैं, एक-एक सवाल करेंगे और उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। बहुत कीमती वक़्त है डॉक्टर साहब का। जी, यूनुस राही साहब से गुज़ारिश है कि वो अपनी बात रखें, अपना सवाल है या ऑब्ज़र्वेशन है। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को। मैं मलिक यूनुस राही सुंजवा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उस कायनात मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें ख़ास करके जम्मू में डॉक्टर नासिर जैसे एक हीरा जो है वो दिया। मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, जैसे हमारे लोगों में अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत है, आज से 2 साल पहले मेरे फादर साहब को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो मैं डॉक्टर सुशील साहब के पास गया, तो वहाँ 8-9 दिन वहाँ रहने के बाद हॉस्पिटल में तो डॉक्टर साहब के साथ इंटरेक्शन होती थी, तो डॉक्टर साहब ने मेरे इसरार पे सुंजवा में एक बहुत अच्छा कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करा। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। मोर देन 100 लोग जो है उनकी ईसीजी वगैरह टेस्ट वगैरह किए। मेरी आपसे गुजारिश है बहैसियत टीचर और टीचरों का ज़िम्मेदार होने के नाते कि आप अपना बीच में कभी प्रोग्राम कोई वक्त निकालिए ताकि हम लोगों में अवेयरनेस दें, और थोड़ा सा जो फ्री चेकअप वगैरह जो है इस किस्म के प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका आपको अजर ज़रूर देगा। देखिए, मैं डॉक्टर सुशील साहब के साथ ही हूँ सुपर स्पेशलिटी में। मैंने बहुत सारे कैंप सर के साथ किए हैं। 3 साल के लिए मैं मेदांता चला गया, तो उसके बाद आने के बाद जब से आया तो कोविड ने मौका नहीं दिया इतना करने का, तो कैंप्स या पब्लिक गैदरिंग्स यूजुअली ऑफ थी, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अगेन। तो मोस्ट लाइकली पहला कैंप जो है मैं शायद जीडीसी गुजरात देश चैरिटेबल ट्रस्ट से ही शुरू करें। नेक्स्ट मंथ में आई एम प्लानिंग टू डू ए प्री कार्डियक कैंप। लेट्स होप कि ये स्टार्ट करना शुरू करें जैसे जैसे लोगों की गैदरिंग स्लो हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ ज़फ़र चौधरी साहब हैं, एडवोकेट ज़फ़र चौधरी मेंढर से हैं। आप अपनी बात रखें ज़फ़र साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरे सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया कि वो एडवोकेट यासर फारूक खान साहब का और मेरा सवाल बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं इसमें इजाफा एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, दो कि मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, बस हमारे बहुत लोग में रहते हैं।
खास्ता किसी को ऐसा लगे कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, हाँ जहाँ पे कोई मतलब साधन नहीं है उसको बचाने का, उसको फर्स्ट एड देने का, इन हालात में हमें कौन से का इस्तेमाल करना चाहिए कि कुछ हद तक उसे जगह तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए? मतलब मेरा बस इतना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं और कैसे उसको पहुँचाया जाए? हाँ, ये फर्स्ट एड क्या किया जाए, मतलब वहाँ नोमैड्स को ऊपर हाई रीचेस पे प्रॉब्लम्स आती है तो वो सबसे पहले क्या स्टेप ले? देखो, अगर हमारे नोमैडिक पॉपुलेशन की बात करो तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो हमसे फार बेटर है। रीजन बीइंग वो सारा दिन चलते हैं, बकरियों के बीच में मेहनत कश लोग हैं, उनमें चूंकि हार्ट अटैक का रिस्क अगर आप कंपेयर करो अर्बन के साथ तो बहुत कम है। उन लोगों में हमेशा अभी भी पुरानी 15-20 साल पहले की जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा है। रीजन बीइंग उनमें इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन, ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी कॉमन, हार्ट डिजीज कंपैरेटिवली उनमें कम है बिकॉज ऑफ उनका जंक फूड का इंटेक नहीं है, उनका नेचर के क्लोज रहते हैं बहुत ज्यादा और बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रहता है उनका। ये एक उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर दूसरा, अगर किसी को हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम होती भी है तो इमीडिएटली नियर बाय डिस्पेंसरी या कहीं सेंटर में जाके ईसीजी कर सकते हैं वो, और वहां से आप कन्वे कर सकते हैं मेरे थ्रू एक सेव हार्ट जम्मू ग्रुप के थ्रू, तो आप वो ईसीजी भेज के देख सकते हैं कि क्या हार्ट अटैक है या नहीं है, और आप इमीडिएट ट्रीटमेंट के तौर पे एस्पिरिन की गोली, मैंने पहले बताया कि 75 mg या 150 mg की टोटल 300 मिलीग्राम की गोली एस्पिरिन की उनको खाने के लिए दे दो, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो हर दुकान पे अवेलेबल होती है वो उनको एटलीस्ट खाने के लिए दे दीजिए शॉर्ट ऑफ दैट। और अगर आपको सिम्टम गैस जैसे लग रहे हैं तो एक गैस की टिक्की भी आप दे सकते हो, और कोशिश करो अगर उसमें कहीं पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं या सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है तो फिर नियर बाय कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल या टर्शियरी केयर तक पहुंचने की कोशिश करो जितना पॉसिबल आपके लिए हो सके। जी बहुत शुक्रिया। जी जी, स्मोकिंग पे आपने बहुत जगह कहा है कि ड्यू टू स्मोकिंग ये बड़ा मसला है। वैसे स्मोकर की डेफिनेशन आपके नजरिए से क्या है? एक बंदा जो बहुत 10 सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर है, और एक कोई आदमी ऐसा है जो एक दिन में 1 सिगरेट पी रहे या हफ्ते में 1-2 सिगरेट पी रहे, उन लोगों और एक चेन स्मोकर में क्या फर्क है? मतलब एक ही कैटेगरी के लोग हैं? नहीं, देखिए स्मोकिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सिगरेट, जिसको हम पैक ईयर्स बोलते हैं कि कितने पैक बंदा पी रहा है, कितने साल से पी रहा है। जितने, अगर आपका 2 पैक ईयर्स है, मतलब 2 पैक्स रोज के 1 साल की लगातार पीते हो, या 3 पैक्स ईयर है, जैसे बंदा बियॉन्ड 3 पैक ईयर जाता है या 2 पैक ईयर से ऊपर भी जाते हो, आपका रिस्क ऑलमोस्ट डबल होता है। इट्स ऑलमोस्ट 26 to 28% ऑफ इंक्रीज रिस्क इन हार्ट डिजीज। वही बंदा एक अग्रेसिव स्मोकर है, 1 or 2 स्मोक, तो दैट्स नॉट दैट डिटरमिनेंटल फॉर हार्ट डिजीज, बट हाँ डेफिनेटली आपका नंबर ऑफ सिगरेट जो है वो मैटर करते हैं कि कितना निकोटीन आप ले रहे हो, कितना आपकी इन्फ्लेमेशन जो है आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ निकोटीन, डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सिगरेट्स। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक हमारे यहाँ पे ऑडियंस में आए थे स्पीकर में तालिब साहब, उनका एक सवाल है, उनका नेटवर्क वीक है तो उनका सवाल ये है कि उनका एक दोस्त है, उनकी एज 23 ईयर्स है और उनको पिछले 2 महीने से कुछ जहाँ दिल की जगह पर यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, हीटअप होता है, और कभी कभी उसको फील होता है कि हार्ट का जो प्रेशर है बहुत कम है, तो प्रेशर बढ़ रहा है उसमें, कुछ इस तरह का सिम्टम है, तो ये क्या है, कोई हार्ट का मसला है, कुछ और है? देखो, यूजुअली जिस तरह के आप सिम्टम बता रहे हो कि उनको हीट बनती है, पहली बात तो उनकी एज 23 है, उनकी एज जो है जो रिस्क फैक्टर्स में नहीं आती। दूसरी चीज, जो सिम्टम आप बता रहे हैं कि उनको हार्ट में जलन जैसी या हीट बनती है, इसको हम जलन बोलते हैं। टू मी इट गोज मोर ऑफ ए गैस्ट्राइटिस टाइप। ओके, ये गैस की तरफ ज्यादा इंडिकेशन शो करता है, क्योंकि आपका सिम्टम जो है ना वो टिपिकल जलन वाले होंगे। ऑलवेज सेज कि एक्सर्शन, चलने पे आपको सांस फूलेगी, चलने में छाती में घुटन होगा, सेंटर ऑफ द चेस्ट होगा, या कभी जा में भी रेडिएट हो सकता है, और उसके लिए आपके अंदर रिस्क फैक्टर भी होना चाहिए। ये सिम्टम जो है मुझे क्लासिकली कार्डियक वाले नहीं लग रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के हर कोने से लोग जुड़े हैं, और आज का जो हमारा इस प्रोग्राम है अवेयरनेस का प्रोग्राम है, क्योंकि कोविड के बाद जो है प्रोग्राम्स करना, अवेयरनेस के प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन हमारे पास ये क्लब हाउस जैसा मीडियम आया तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ये हुआ, फ़ायदा हुआ इसका, और इसका फ़ायदा हम जो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हमारा जो आज का इंटरेक्शन सेशन था इसमें ज़रूर लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो नज़ीर साहब जो हैं वो उधमपुर से तशरीफ़ लाए, तो उनका अगर कोई सवाल है तो मुख्तसर बात करें 1 मिनट के अंदर। जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी सर।
जी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैं मुबारकबाद देता हूँ जी आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अभी अच्छा प्रोग्राम के बाद जी मेरा एक सवाल है कि मैं अपने रिश्तेदारों में मुझे कोई लाइन के बारे में एक बच्चे में नमाज पढ़ रहा था, मैं मस्जिद की तरफ से बहुत खुशी आया था, मैं लाइन क्लास नज़ीर साहब आपकी आवाज़ बहुत ही कम है, उसकी वजह से शायद सर को समझ ना आ रही है, तो नहीं आ रही है ये कह रहे कि नमाज पढ़ते गिर गए थे, पसीना बहुत आया था जी। उसके बाद मैंने देखी या तो नाइन्थ क्लास की कोई उसके बाद ऐसा हुआ कि 2007 में फिर मुझे मैं स्कूल में काम कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी आँख में बहुत बड़ी फूट है और थोड़ी उल्टी वाला था। उसके बाद मुझे फिर आगे मैं गिर गया, कोई 5-4 मिनट बाद मुझे होता है और आगे पूरे कपड़े गिर गए। मैं आया ये रखवाया और कोई हाथ की प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर मुझे 2018 में दोबारा से आया, मैं जैसे की तरह आ रहा था, में बैठा हुआ था, मैंने इको भी दबाया, उसके लिए कहा कि कोई आपका हाथ की प्रॉब्लम नहीं। इको आपका नॉर्मल था? इको आपका नॉर्मल था? हाँ, इको नॉर्मल था, मैंने सिर्फ हाथ के दबाया। देखो आपका जो सिम्टम है ना, आप थोड़े बहुत, आपकी एज अगर ज्यादा है और अगर आप डायबिटिक हो या रिस्क फैक्टर है, तो थोड़ा आपको चक्कर आ गया, गिर गया 2-3 बार और आपको पसीना भी बहुत आया, तो आपको हार्ट डिजीज रूल आउट करना बहुत जरूरी है। खाली इको करके आपकी हार्ट डिजीज रूल आउट नहीं हो सकती। तो इको करने से अब ये समझ आता है कि हार्ट को डैमेज तो नहीं हुआ है, बट उसमें आपकी कंडक्शन सिस्टम को देखना भी जरूरी है कि हार्ट की बीटिंग में इश्यू तो नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल बीट्स तो नहीं है या हार्ट का कोई रिदम तो नहीं अल्टर हो रहा है। उसके लिए आप 24 आवर का एक होल्डर कर सकते हो, और अगर आपकी एज 45 से ज्यादा है और आप बार बार बेहोश हो रहे हो, आपको पसीना बहुत आता है या कभी ऐसा कुछ हुआ है, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि एक एंजियोग्राफी का टेस्ट करना चाहिए देखने के लिए आपकी वेसल्स को। 5-7 साल में एक बार होता है। 5-7 साल में एक बार हो रहा है, तो फिर आप टीएमटी करके देख सकते हो, ट्रेडमिल टेस्ट। उसमें ईसीजी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आपको एक्सर्शन में कोई इशू तो नहीं होता और आप कितना टॉलरेट कर लेते हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो 5 या 7 साल में एक बार हो रहा है, यूजुअली इसका काज कार्डिक नहीं लगता, वेरी अनलाइकली। स्टिल आपका एक बेसलाइन ईसीजी और टीएमटी बहुत जरूरी है। और अगर आपका टीएमटी या इसमें कुछ डाउट लगता है, तो देन वी कैन गो फॉर फर्दर टेस्ट लाइक एंजियोग्राफी, जी अगर आपकी एज बियॉन्ड 45 है। जी बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ उधमपुर से नवाबुद्दीन साहब हैं, डीएसपी मंजूर साहब हैं और काफ़ी जो हैं मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जुड़ी हैं, तो हम तमाम लोगों को, ऑडियंस को जो है मौका नहीं दे सकते। मैं बाकायदा शुक्रिया की तहरीक पेश करने की कोशिश करूँगा, और बिलखुसूस डॉक्टर नासिर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाले दिनों में भी हम जो है इसी तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करेंगे। मैं बाकायदा तहरीक पेश करता हूँ। तब तक जो है गुजारिश है कि आप अगर कुछ और कोई मैसेज है ऑडियंस के लिए, डॉक्टर साहब आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए मेरा मैसेज यही है कि आप स्मोकिंग को ना कहें, मैं इसके बहुत एंटी हूँ। पहली चीज़ तो यही है। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव कीजिए जितना हो सकता है, कम से कम 30-40 मिनट्स की एक्सरसाइज, और वीकेंड पे कोई ना कोई गेम ऐसी, चाहे फुटबॉल की फॉर्म में हो, वॉलीबॉल की फॉर्म में हो, या कोई भी गेम्स या साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद हो वो करने की कोशिश करो। और 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो एटलीस्ट आप इतनी आपको जरूर करनी है अपने हार्ट को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि हार्ट को रेस्ट सिर्फ सोए हुए मिल सकती है। इसके अलावा दिन भर आपका हार्ट रेट हमेशा हाई साइड में रहता है। रात के सोए टाइम पे आपका हार्ट जो है थोड़ा स्लो होता है, वही टाइम है जब वो तो अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश करता है। और जंक फूड्स और स्वीटनर, फैटी मील्स कम कीजिए जितना हो सकता है, और जितनी आपकी बॉडी की डिमांड है उतना ही खाइए, उससे ज़्यादा नहीं। और जितने भी आप शादी या फंक्शंस में जाके सोचते हैं कि ये पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, ये पेस्ट्रीज ले लेती हूँ, एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ कैलोरीज जो हैं, दीज आर डिट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ। इसकी वजह से फैटी लीवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, थायराइड, बीपी, शुगर, सारे कंस्टलेशन ऑफ ऑल थिंग्स है। तो आपका इंटेक और आपकी किचन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में शुरू से ही ट्राई टू इम्बाइब गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रंस, और उनको एक एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में और एक गुड फूड और बैड फूड्स की अवेयरनेस के बारे में जगाना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं तारक अबरार ऑफिशियल क्लब के तमाम मुंतज़मीन की तरफ से अमराज़ क़ल्ब, वजूहात, एहतियाती तदाबीर और इलाज मौजू पर फ़िक्र अमल सीरीज़ के 13वें प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर नासिर अली चौधरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज़ में सवालात के जवाब दिए।
मैं आखिर में हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले तमाम सामीन व नाज़रीन का प्रोग्राम के मुंतज़मीन इमरान फ़रीदी साहब, मुश्ताक खालिद चौधरी साहब, नसीम अख्तर साहिबा और नाचीज़ तारक अबरार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस अहम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर तावन दिया। तमाम सामीन से ये गुज़ारिश भी करता हूँ कि वो हमारे क्लब और मॉडरेटर्स और बिलखसूस हमारे मेहमान डॉक्टर नासिर चौधरी साहब को फ़ॉलो कर लें, और ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे प्रोग्राम हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। प्रोग्राम के बाद एक गूगल फॉर्म जो है फ़ीडबैक से रिलेटेड सामीन के व्हाट्सएप नंबरात पर भेजा जाएगा। उसको आप हमारे सामीन जो है ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। और अब मैं अलविदा लेता हूँ और अपनी पूरी टीम के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप हम सबको सलामत रखे। अगले हफ़्ते इंशाअल्लाह किसी माहिर शख्सियत के साथ हाज़िर रहेंगे और ज़रूर इंसानियत की खिदमत में जो हमारा रोल बनता है तो वो उसको अदा करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी में हमें 2-3 दिन में इसको हम प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको लिंक भेजूँगा। ओके ओके, थैंक यू। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी, आज बड़ा अच्छा रहा, 60 से अबव थे, ऑडियंस भी काफ़ी थे। जी 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 जी, ये टू द पॉइंट बात हो ना, टू द पॉइंट बात हो, यही होता है। जी 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 जी, ये बहुत कम बात करते हैं। और मैं असल में ना, मुझे इनकी मिसेज जो है ना वो मेरी रिलेटिव निकली खास, तो वो मेरी कज़न भी लगती है। तो मुझे नहीं था पता इनकी वाइफ का नाम क्या है, लेकिन पता था एडवोकेट शाह मोहम्मद की बेटी है इनकी। अब मुझे कल ही पता चला। फिर वो मेरे कांटेक्ट में बहुत थी, तो फिर मैंने उनसे सारी चीज़ें क्लियर करवाई, इंट्रोडक्शन भी करवाई। ये बहुत कम बोलते हैं, बिजी रहते हैं बहुत। अभी भी वो क्लिनिक में थे। तो चलो खैर, बहुत जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा, ये बड़ा अच्छा रहा, कामयाब। जी, बहुत कामयाब रहा। जी 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 जी, क्योंकि ये तैयारी बड़ी ज़रूरी होती है।